हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों को लेक्चर 7 में स्वागत है। और मैं लेक्चर 6 का बात करता हूं। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वहां पर क्या था, एडिशन में क्लोजर लॉ था कि नहीं, होल्ड्स करता था कि नहीं, हम लोगों ने ये देखा था। उसके बाद एसोसिएटिव था, कम्यूटेटिव था, एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव आइडेंटिटी था। वैसे ही यहाँ पर कौन कौन से नियम हैं उसको हम लोग देखेंगे, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो क्लोजर लॉ को आपको हम बार बार कहते हैं कि क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि 2, 3 या मोर देन 1 कह सकते हैं कि जब दो सेम क्वांटिटी का ऑपरेशन होता है तो उसका रिजल्ट भी वही क्वांटिटी आना चाहिए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करते थे तो रिजल्ट में क्या मिलता था, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता था। तो लोग कहते थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स करता है अंडर एडिशन। तो अब देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 is also a complex number. Therefore कह सकते हैं, therefore क्लोजर प्रॉपर्टी of complex number is hold under multiplication। इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। दैट इज हम लोग क्या मिलेगा, Z1 इंटू Z2, दो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। और इसी रिजल्ट के कारण, कॉम्प्लेक्स नंबर आने के कारण ही हम लोग का क्लोजर लॉ होल्ड्स किया, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो देखते हैं एग्जांपल लेके कि वास्तव में आता है कि नहीं आता है। लेट मान लेते हैं कि Z1 इक्वल टू 3 माइनस 2i लिया और Z2 इक्वल टू 1 माइनस i लिया। ठीक, अब देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि नहीं आता है। नाउ मल्टीप्लाई करने का मतलब Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या मिलता है, 3 माइनस 2i होल इंटू 1 माइनस i। हाँ, अब इसको हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये नॉन ब्रैकेट के 3 को ये पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल क्या रहा है, Z1 इंटू Z2। इस 3 को पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस i। हाँ, फिर इस माइनस 2i को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस i के साथ। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, Z1 इंटू Z2, 3 1 जा 3 माइनस 3 इंटू i 3i माइनस 2i होगा और माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर। एंड और हम लोग बार बार बात करते हैं कि जहां पर भी i स्क्वायर आता है हम उसके वैल्यू को रिप्लेस करते हैं
-1 से, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा क्या, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 3 -3i -2i, माइनस सेम साइन है जुटेगा 5i और +2 इंटू -1। तो हम लोग देखेंगे वहां को कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 3 -5i और -2 आया। अब ये नंबर को नंबर के साथ हम लोग ऑपरेट करेंगे, जुटेगा तो जुटेंगे, जोड़ेंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो 3 - 2 1 हो गया, -5i। देखिए 1 माइनस जो 5i आया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा था कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है किसके थ्रू आउट, अंडर द एडिशन। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी को मानता है अंडर किसमें, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कॉम्प्लेक्स आए तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऐड करने के बाद आए तो क्लोजर अंडर एडिशन। तो आपको क्लोजर लॉ समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। अब उसके आगे सेकेंड लॉ है, जैसा कि हम लोग एडिशन में पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब आपको बताए थे उल्टा पुल्टा, a प्लस बी को b प्लस ए लिखना सिखाए थे। अब कहता है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, होल्ड्स मतलब आपको बार बार कहते हैं कि ओबे मानना, ठीक है, होल्ड्स इन सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस बात को मानता है। दैट इज हम लोग क्या होगा, Z1 इंटू Z2 को हम लोग कन्वर्स करके लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया बहादुर कि 6 इंटू 5 लिखें या तो 5 इंटू 6 लिखें, दोनों सेम है। तो उसी प्रकार Z1 इंटू Z2 लिखो या Z2 इंटू Z1 लिखो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब हो गया, ये लॉ कहता है कि यदि आपको Z1 इंटू Z2 को कहीं Z2 इंटू Z1 लिखना है तो आपको हम अलाउ करते हैं किसके थ्रू, कम्यूटेटिव लॉ के कारण। समझ, आप ऐसे एग्जांपल लेके देख सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से Z2 इंटू Z1 को मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखेंगे कि इधर जो आया है रिजल्ट वही रिजल्ट यहाँ भी आएगा। फिर आगे जो तीसरा लॉ हम लोग को था वो क्या था, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, और आपको हम बतलाए थे एसोसिएटिव लॉ मतलब एसोसिएट कर जाना, किसी अभी किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से था, अब किसी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन holds in the set of complex numbers। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को क्या बोलते हैं, कैपिटल C बोलते हैं। दैट इज एसोसिएशन। देखिए क्या होता है, आप Z1 Z2 पहले साथ साथ मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई किया गया। अभी देखिए ये जो Z2 था उसका एसोसिएशन किसके साथ था, Z1 के साथ था। अब क्या करेगा, एसोसिएशन चेंज करेगा, जिस प्रकार यहाँ Z3 अकेला था अब Z1 अकेला आ जाएगा और Z2
Z3 एक साथ हो गया। इसका मतलब ये लॉ कहता है कि यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रश्न पे, सम्स पे, क्वेश्चंस पे यदि आपको इस प्रकार ब्रैकेट को चेंज करना है तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है आपको ये अलाउ करता है चेंज करने का। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, चौथा जो आता है ये एडिशन में नहीं था, केवल ये मल्टीप्लिकेशन में था। ठीक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? वितरण करना, बांटना। तो देखिए क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बहुत बुक लिखता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन falls in the set of complex numbers C। हाँ, C जो सेट होगा इससे वो मानेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जाति डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसा होता है ध्यान रखिए। Z1 है इनटू Z1 प्लस हो चाहे माइनस हो Z2। बंटवारा का मतलब ब्रैकेट खुलना, सॉरी ये हमारा Z2 हो जाएगा और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। अब देखें कि ये सिंपली ब्रैकेट को खोलेगा, एक बार Z1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Z2 से। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, एक बार Z2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Z3 से। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार जो करने की अनुमति मुझे देता है उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है, ये जो बाहर ब्रैकेट से बाहर होता है वो सारा जो अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं या तो लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इज इट क्लियर? आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं यदि ऐसा जरूरत पड़े तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इस नियम का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लॉ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? आगे इंपॉर्टेंट है पांचवा लॉ जो है, ये आपका पांचवा और छठा जो है वो इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, किसके लिए? एडिटिव आइडेंटिटी किसके लिए पढ़ा था? कि एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट्स में जुटने से कोई इफेक्ट नहीं करता है उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव योग्यात्मक, तो जैसे हम पढ़े थे वहां पर कि 3 प्लस 0 में यदि 3 में 0 जुट जाए तो 3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वैसी स्थिति पे हम लोग को 0 को कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि मात्र एक ही नंबर है। आइडेंटिटी मतलब यूनिक होता है, 0 के अलावे दुनिया का कोई नंबर नहीं है जिसमें 3 के साथ हम लोग ऐड करें। मैथमेटिक्स में कोई नंबर नहीं है इसमें 3 के साथ हम लोग कुछ ऐड करें तो 3 ही होगा। एप्सिलॉन वगैरह छोड़ के आगे लोग पढ़ेंगे कि 3 प्लस एप्सिलॉन हो, लेकिन स्मॉल चेंज तो होगा ही होगा, लेकिन 0 में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी में मल्टीप्लाई हो जाने के बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे पास कौन सा नंबर है? 1 है।
तो ये क्या कहलाता, जुटने के कारण कोई इफेक्ट नहीं लाता था, इसीलिए इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं ला रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 जो है रियल नंबर है, और हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी रियल नंबर हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है। तो हम लोग देखते हैं आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको कई कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी क्या होता था, 0 प्लस 0 आई, ठीक है, ये आपको मैं पिछले लेक्चर में स्टडी करवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, लेट हम लोग कह सकते हैं कि लेट 1 प्लस 0 आई 1 प्लस 0 आई बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन हम लोग क्या मिलेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें आप 1 प्लस 0 आई को मल्टीप्लाई कर दो, जो पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर था वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा, कोई इफेक्ट पड़ा के मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये जो हमारा है 1 प्लस 0 आई क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, तो 1 प्लस 0 आई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस 0 आई। तो आपके दिमाग में ऐसा पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई, तो आपको सोचना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दे कि पुराने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो कौन होगा, 1 प्लस 0 आई। तो प्रश्न को पूछेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, एडिटिव आइडेंटिटी पूछा जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जुटने पे कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर दो बातें हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव में 0 प्लस 0 आई और मल्टीप्लिकेटिव में 1 प्लस 0 आई। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आगे एक इंपॉर्टेंट बचा हुआ है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट प्रॉपर्टी है और वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे आपके बुक पे सम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, इसको जब ध्यान से देखेंगे और इससे भी एक प्रश्न भी करके देखेंगे, एक सम्स बना के देखेंगे, एग्जांपल लेके देखेंगे। देखते हैं क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक विलोम। हाँ, कल हम पढ़ा था एडिटिव, ध्यान दीजिए, एडिटिव इनवर्स, हाँ, योगात्मक विलोम था। हाँ, तो यदि आपसे पूछा गया था कि बताइए 6 का एडिटिव इनवर्स योगात्मक विलोम क्या होगा, तो ये एक्चुअली है क्या प्लस, तो क्या होगा -6 होगा। इन दोनों को ऐड करने पे 0 आता है रिजल्ट में। अब कहता है
कि -6 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि +6 होगा। एडिटिव क्या बात किया गया था, तो साइन का चेंज हो रहा था, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो एडिटिव इनवर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो -z होगा, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। हम लोग जरा गौर से देखते हैं, ध्यान देते हैं एक्चुअली है क्या चीज, वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक विलोम। तो मान लीजिए z है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है, तो इसका ये मल्टीप्लाई है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, 1/z होगा। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई का कन्वर्स क्या होता है, डिवाइड होता है। तो किसके साथ डिवाइड, 1 के साथ डिवाइड। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का क्या हो गया, 1/z। तो 1/z मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब सोचिए यहाँ पर पावर कितना है z का, 1 है, तो इसको लिख सकते हैं z का पावर -1, क्योंकि हम जानते हैं 1/a का पावर n ऊपर जाके -n हो जाता है। यहाँ पावर कितना है, z का पावर -1 है। तो हम लोग कहेंगे बहादुर कि यह 1/z बोला जाए या तो हम लोग z इनवर्स बोला जाए, ये दोनों सेम थिंग है, बट ये दोनों जो है हम लोग कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसका है, z का है। आपको समझ आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। जिस प्रकार एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पे 0 आता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि a complex number if a complex number 1/z, और इसको क्या लिख सकते हैं, z इनवर्स in the multiplicative inverse of complex number z, then मेरा क्या मिलेगा, z into z इनवर्स इक्वल टू 1 मिलेगा। यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 होता है, तो हम लोग कहेंगे कि z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इनवर्स एंड z इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। चलिए हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। हाँ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of complex number 3 - 2i। हाँ, 3 - 2i ये दिया गया है, इसको हम लोग को mi निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हम लोग कहेंगे बाबू, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लेट z इक्वल टू मान लेते हैं, z इक्वल टू क्या मानेंगे, 3 - 2i। हाँ, therefore multiplicative inverse of z इक्वल टू क्या होगा, 1/z इज 1/z। हाँ, और इसी 1/z को हम लोग क्या लिखेंगे, z इनवर्स लिखेंगे। इसका मतलब जो हो गया कि आज हम लोग देखेंगे 1/z जो लिख रहे हैं ये क्या निकल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो 1/z का वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 में, बोलिए 3 - 2i। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। अब यहाँ पे हम लोग z इनवर्स इसे हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, अब हम लोग बताए थे कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर पे हो, हर में हो, तो हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। तो 1/3 - 2i
इंटू क्या मिलेगा 3 प्लस 2i, देखिए साइन को मैंने चेंज कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, टर्म बढ़ गया तो हम लोग क्या किए ब्रैकेट ले, कैसे आया बाय फ्रैक्शन। हाँ सही, मतलब परिमेयकरण से, परिमेयकरण करने के बाद अब यहाँ देखेंगे हमारा क्या मिला, a माइनस बी मिला, फॉर्मूला मिल रहा है, और a प्लस बी फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ऊपर जेड इनवर्स मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ऊपर सेम चीज मिलेगा। अब देखते हैं a के स्थान पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा माइनस 2i का होल स्क्वायर, तो मेरा क्या मिल जाएगा 3 प्लस 2i बाई 3 3 जा 9 माइनस 4 2 2 जा 4 और i स्क्वायर, और हम लोग बार बार बात करते हैं बहादुर, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो फाइनली हम लोग देखेंगे तो z इनवर्स इक्वल टू क्या मिला 3 प्लस 2i बाई 9 माइनस 4 इंटू -1, तो मेरा क्या मिल गया 3 प्लस 2i बाई 9 प्लस 4, तो हम लोग क्या कहेंगे z इनवर्स इक्वल टू 3 प्लस 2i बाई 9 माइनस 4 13, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ये, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे ताकि इमेजिनरी पार्ट और ये मुझे पता चल सके, विच इज required multiplicative inverse of z। आसान। दूसरी बात, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में उसको मैं इरेज करूंगा। देखिए वेरिफिकेशन देखिए क्या है, मतलब z और z इनवर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आना ही चाहिए, यदि नहीं आता है तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गलत निकाला है, ठीक है। चलिए वेरिफिकेशन थोड़ा सा करके देखते हैं कि वास्तव में हम लोग जो निकाले हैं वो सही में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। वेरिफिकेशन देखते हैं, वेरिफिकेशन देखते हैं मेरा क्या है z और z इनवर्स। हाँ तो z मेरा क्या था 3 माइनस 2i था, 3 माइनस 2i था, हाँ इंटू z इनवर्स मेरा कितना मिला है 3 प्लस 2i बाई 30। तो हम लोग क्या करेंगे z इनवर्स इक्वल टू, फिर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, फिर देखिए यहाँ पर क्या मिला a माइनस बी और ऊपर क्या मिला a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो हमारा क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर बाई 30। तो मेरा क्या मिला z माइनस z इंटू जेड इनवर्स और 9 माइनस 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू बताइए -1, 9 माइनस 4 इंटू -1 बाई नीचे जो 13 था, तो z इंटू जेड इनवर्स इक्वल टू क्या मिला 9 प्लस 4 बाई 13, तो 13 बाई 13 करके क्या मिला 1, तो मेरा z इंटू जेड इनवर्स क्या मिला 1 मिला, तो हम कह सकते हैं वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब z इनवर्स z के लिए सही है और z जो है z इनवर्स के लिए सही है। इट क्लियर? जरा गौर करेंगे, यदि कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 2 माइनस आई बाई 3 प्लस 2i दिया गया, हाँ इसका z इनवर्स निकालना रहेगा तो सिंपल क्या करोगे आप इसको ऊपर ले जाओगे, इसको नीचे ले आओगे, तो क्या मिलेगा 3 प्लस 2i बाई 2 माइनस आई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे। तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
धन्यवाद।